हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। एके है तो ओके है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी क्लास 11th के पहला लेक्चर, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, लिविंग वर्ल्ड ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। लिविंग वर्ल्ड आपको बताता है कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। सिंपली आपने हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव देखे होंगे, तो उसमें से कैसे लिविंग और नॉन लिविंग को अलग करना है ये भी सीखा होगा। लेकिन गारंटी है बहुत सारे बच्चे अभी भी जिन्होंने अभी तक ये चीज़ें नहीं सोची हैं, तो उनको लिविंग और नॉन लिविंग में किस बेसिस पे वो इसको अलग करते हैं उनको पता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग किस किस डिफरेंस में है, उसको आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है बेटा लोग? चैप्टर शुरू होने से पहले, ठीक है, हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर को डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता था। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहे जाने के पीछे इनका कारण क्या था? इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे बायोलॉजी में। सोचिए, पूरे बायोलॉजी का यूनिट, पूरे बायोलॉजी का 11th शुरू होने से पहले इनका नाम दिया गया है, तो कितना बड़ी हस्ती होंगे ये। ठीक है, ऐसे समझो बायोलॉजी के जितने भी तीन सबसे बड़े क्या होते हैं, जितने भी प्राइजेस होते हैं वो भी इन्होंने जीता है। जैसे बाल्टन प्राइज 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 में, एंड क्रॉफोर्ड प्राइज 1999 में। 2004 में इनकी डेथ हो गई थी। जब तक ये जीवित रहे तब तक ये बायोलॉजी के क्षेत्र में क्या अगर अपना क्या कंट्रीब्यूशन देते रहे, और जब इनकी डेथ हो गई तब इनको आज भी क्या कहते हैं, एक बड़े नाम के साथ याद किया जाता है। ठीक है, इन्होंने ही हमारे करंटली एक्सेप्टेड डिफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज को बताया था। कैसे? स्पीसीज को पहले हम लोग ऐसे समझते ही नहीं थे कि स्पीसीज क्या चीज होती है। स्पीसीज को ऐसे समझते थे कि एक दूसरे के जैसा ही दिखना क्या कहलाता है, स्पीसीज कहलाता है, जबकि ऐसा है नहीं। स्पीसीज, दो स्पीसीज अलग अलग, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज की हैं या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? कि क्या उनका रिप्रोडक्शन आपस में हो सकता है या नहीं, क्या इनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेम है, तो ये क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके थ्रू जो डिफिनेशन दी गई थी वो ये कहा गया था, द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स, द रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिजम्स, मतलब उनके ग्रुप को आप क्या करिए, देखिए, कॉल्ड स्पीसीज। ये जो डिफिनेशन दी है ना बेटा लोग, किसने दी है? ये अंत मेयर ने। ठीक है, देखो अब हमको ये डिसाइड करना है कि लिविंग बीइंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग बीइंग क्या होते हैं। तो देखो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी में पहले था, अब वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट कुछ चीज़ें अभी भी उसके नाम याद रखने हैं, उनको समझने हैं। हालांकि उनका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ना है, पर फिर भी उनको समझते हैं। आइए देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, तो पहला जो डेफिनेशन है, देखो लिविंग में कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन लिविंग से इनको अलग बनाते हैं। ठीक, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म समझते हो? हमारे बॉडी में जितना भी केमिकल रिएक्शन चलता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए रेस्पॉन्ड करना इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। अगर हम अपने ही तरीके से अपने बॉडी के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस। इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, और जो सबसे पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जिनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं वो लिविंग हैं, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो क्या है, वो लिविंग हो। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, जिनमें सेल नहीं है, जिनमें सेल नहीं है वो कदापि वो कभी भी लिविंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सेल होना ही होना चाहिए, तभी उनको रिप्रोडक्शन लिविंग आप बोलोगे। ठीक है, ग्रोथ भी है, रिप्रोडक्शन भी है, मेटाबॉलिज्म, सेल्फ कॉन्शियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले हमको डिटेल में पढ़ना पड़ता था, पर नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग
ये सारे ये टॉपिक हटा दिए गए हैं, पर ये सारे टॉपिक हटाए जाने के बावजूद इनके नाम जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है? क्लियर हो गया? आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी तरीके की स्पीसीज अभी आपने देखी, जितने भी तरीके का आपने क्या दिखा, लिविंग बीइंग देखा, उन सब तरीके को आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे, कितने हमारे स्पीसीज पूरे ओवरऑल अर्थ पे पाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी को आप ऐसे भी समझ लीजिए, एक बच्चा जिद कर रहा है अपने पेरेंट्स से कि हमको बॉल दिला दो, बॉल दिला दो पापा, हमको बॉल दिला दो। ठीक, पापा बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, गया वो मार्केट में, पापा गए और जितनी मार्केट में जितनी भी बॉल्स पड़ी थी, सारा बॉल कार्टून में भर के बच्चे के लिए लेके आए। ठीक है, 3-4 कार्टून है, ठीक है, 3-4 कार्टून है जो क्या कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे के लिए ले आ रहे हैं। ठीक, को दिखाते हैं, एक कार्टून बनाते हैं। ठीक, ये एक, ये देख पा रहे हो, ये दिख रहा है। और 4 अलग अलग कार्टून देख पा रहे हो। पहले कार्टून में इन्होंने क्या रखा, पहले कार्टून में इन्होंने छोटे छोटे बॉल रखे हैं। ठीक, देख पा रहे हो, एक कितने सारे बॉल हैं, देखो। अब एक बात समझो, ये देख रहे हो, इसमें सारे बॉल सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं और सेम कलर के हैं। ऐसे में इनका शेप क्या लिख दिया, इनका शेप, साइज और कलर सब यूनिफॉर्म है। सब क्या है, यूनिफॉर्म। ये ऐसे बच्चे अब क्या करते हैं, स्कूल में भी जाते हैं ना, तो सेम ड्रेस पहन के जाते हैं, उनको क्या ही बोलते हो आप, यूनिफॉर्म ही ना बोलते हो। ठीक है, बट सोचो दूसरे कार्टून में क्या डिफरेंस है। इसमें इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें देखो जो बॉल है, इसमें बॉल बन ही नहीं रहा। ठीक है, 1 2 3 ऐसे बहुत सारे बॉल है इसमें, देख रहे हो, इतने सारे बॉल हैं। ये सबकी खास बात क्या है, इन सब का शेप साइज सेम है, बट सबके कलर में डिफरेंस है। देखो, अब देखो, दिख रहा है, अब सेम साइज शेप है, बट सबके कलर में क्या है, डिफरेंस है। अब आप क्या बोलोगी, सर शेप सेम है, साइज सेम है, बट कलर में क्या मिल रहा है, शेप इनका यूनिफॉर्म, साइज इनका यूनिफॉर्म, बट इनके कलर में क्या मिल रहा है, कलर में मिल रही है डाइवर्सिटी। कलर में क्या मिल रही है सर, डाइवर्सिटी इन कलर। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जब चीजें आप अलग अलग तरीके के देखते हो, उनको एक साथ देखते हो, दैट इज मीन्स आप डाइवर्सिटी चेक कर रहे हो। ऐसे ही जब आप पृथ्वी पे एकदम कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है, ठीक है, अब आप एकदम से पहले सिरे से देखना शुरू करो, आपको पहले एक अलग तरीके की ऑर्गेनिज्म दिखेगा, फिर दूसरा अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म, फिर दूसरा अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म। जितनी भी वैरायटी की लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है बेटा लोग, डाइवर्सिटी बोला जाता है। इसको दूसरे लैंग्वेज में हम लोग बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। दूसरे लैंग्वेज में इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी अभी कितनी है हमारे अर्थ पे, किसी को पता ही नहीं है एक्चुअल में। तो कुछ लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे 7 मिलियन होनी चाहिए। हमारे अर्थ पे कितनी होनी चाहिए बेटा लोग, 7 मिलियन। और कुछ लोग बोलते हैं ये 20 से लेके 50 मिलियन तक होनी चाहिए। पता ही नहीं है कितना होता है, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। ठीक, पर अभी तक जितने भी स्पीसीज डिस्कवर हुई हैं, वो होती हैं 1.7 से लेके 1.8 मिलियन तक स्पीसीज डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, उनका नाम दिया जा चुका है। बाकी सारे स्पीसीज अभी भी और काउंट करना बाकी है। अच्छा, जो भी ये स्पीसीज काउंट किए जाते हैं, इसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को गिना नहीं जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इतनी मिलियन स्पीसीज क्या क्या हो चुकी हैं, डिस्कवर हो चुकी है और डिस्कवर होना
बाकी है। क्लियर हुआ बच्चा लोग? इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हो, आप एकदम सोचो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पे घूमने गए हो, फ्रेंड के साथ कहीं पे घूमने जाने पे एकदम आपको कोई एकदम नया तरीके का प्लांट दिखा और आप उसके बारे में नहीं जानते हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब आप फ्रेंड से मिलते हो तो आपको क्या करना है, उनको बताना है कि सर यार मैंने एकदम एक नया टाइप का प्लांट दिखा। अब जब आप उन्हीं चीज को आप उसको बता रहे होगे तो सामने वाला अगर उस प्लांट को पहले से उसने देखा है तो पहले वो प्लांट का क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन। पहले उस प्लांट का क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन। जैसे ही वो पहचान लेगा ना, जैसे ही वो पहचान लेगा ना, वो आपको उसका नाम बता देगा। सर आपने कौन सा प्लांट देखा है, वो आपको उसका नाम बता देगा। अपने नाम जब आपको उसका पता चल जाता है तो फिर अब उस नाम को आप लोग किसके नाम क्या करते हो, क्लासिफाई कर लेते हो कि प्लांट है कि एनिमल है। तो आइडेंटिफाई कीजिए, नॉमेनक्लेचर कीजिए और फिर क्लासिफिकेशन कीजिए। ये बेसिक स्टेप्स होते हैं जिसको हर एक ऑर्गेनिज्म को जानने समझने के लिए किया जाता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन की जहाँ तक बात है, आइडेंटिफिकेशन में आता है कैरेक्टर को समझना। आइडेंटिफिकेशन में क्या आता है, कैरेक्टर को समझना, ठीक है। कैरेक्टर्स की काउंटिंग वगैरह देखी जाती है। नॉमेनक्लेचर में जो हमको पढ़ना है वो हम नॉमेनक्लेचर में हमको स्पेशल पढ़ना है वो है बाइनोमियल। कुछ बच्चों को इसमें नहीं दिख रहा होगा तो कलर चेंज करके एक बार लिख देते हैं, ठीक है। चलो लिखिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। एक साइंटिस्ट हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, उनका नाम है कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की खोज की थी। इनके हिसाब से सभी नाम में, सभी के नाम में क्या होता है, दो दो चीज़ें होनी चाहिए, जीनस और स्पीसीज। अभी पता चलेगा ये कैसे होता है, ठीक है। अच्छा नोमेनक्लेचर ही क्यों करते हैं ये भी पता चलेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम उसको क्लासीफाई करते हैं, प्लांट है कि एनिमल है। तो भाई अगर किसी चीज़ को पहचानना है तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और पूछा भी जाता है इनका सीक्वेंस कि ये सीक्वेंस किस सीक्वेंस में होना चाहिए। तो पहले आइडेंटिफिकेशन होगा बेटा लोग, फिर नोमेनक्लेचर होगा और फिर लास्ट में क्या होगा, क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर देखो, नोमेनक्लेचर की जरूरत कैसे पड़ी, समझ लो। तुम्हारे यहाँ आपके यहाँ क्या है, कुछ एनिमल्स का नाम एक फिक्स कर लो। समझ लो आपने कैट देखा, कैट, ठीक है, आपके यहाँ उसको क्या बोलते हैं, बिल्ली, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि वो जहाँ जाओगे हर जगह उसको बिल्ली ही बोलते हैं। इंग्लैंड में जाओ, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है, अगर आप बिल्ली देखते हो तो बोलोगे ना मैंने बिल्ली देखा, वो समझेगा ही नहीं, ठीक है। किस नाम से जानोगे, कैट के नाम से जानोगे। सब जगह अलग अलग जाइए, हर जानवर का अलग अलग नाम है, हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग नाम है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जानने पहचानने समझने में प्रॉब्लम आती थी, तो जानने पहचानने समझने में अगर ये प्रॉब्लम आ रही तो उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग मिले, एक कमेटी बनी कॉल्ड ICBN। दूसरे कमेटी का नाम है कॉल्ड ICZN। ICBN इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखो ये फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, ये फुल फॉर्म आया हुआ है तो याद रखना है। दूसरा ऐसे ही एकदम सेम टू सेम है, इंटरनेशनल। ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल की बात हो रही है, इंटरनेशनल की बात हो रही है, इंडियन नहीं है। इंडियन कर देंगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो इंटरनेशनल होना चाहिए। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये कमेटी ये डिसाइड करती है कि किसका क्या नाम होना है। अगर वो प्लांट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो बोटेनिकल, अगर वो एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो जूलॉजिकल से क्या करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करते हैं, नॉमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा इतना सब समझने के बाद, इतना सब नॉमेनक्लेचर करने के बाद कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है आपको।
ये नॉमेनक्लेचर का एक फिक्स रूल है। कैसे, वो भी समझते हैं। आइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला एक टर्म है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसा नहीं है कि बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर और जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में से अलग अलग रूल बनाए गए हैं। दोनों के लिए साइंटिफिक नेम बनाना क्या है, फिक्स है। वो किसके थ्रू करा जाएगा, बायोलॉजिकल बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। किसने दिया था, किसने दिया था, कैरोलस लिनियस। इन्होंने एक बुक थी इनकी, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी एक बुक है, इन्होंने ये सिस्टेमा नेचुरी बुक में इसके बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस किया। पूछा जाता है कि ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है वो कहाँ से आया, तो क्या बताओगे आप, कैरोलस लिनियस ने दिया है। कहाँ पे डिस्कस किया है, बुक इनके क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, अच्छा, यहाँ से इन्होंने एक और टर्म दिया था, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अलावा एक और टर्म दिया था, सिस्टमैटिक्स। थोड़ी देर बाद जानेंगे सिस्टमैटिक्स क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन को सही से पढ़ेंगे तब। ठीक है, क्लियर हो रहा है, सिस्टमैटिक्स क्लियर हो गया। चलिए, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में आइए समझ लेते हैं, फिर समझते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। ठीक, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को समझने के लिए चीज है, देखो ध्यान रखना, कुछ फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं। पहला, इसके दो पार्ट, कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट में होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट जो होगा वो होगा उसका जेनेरिक नेम, जो दूसरा पार्ट होगा उसका होगा स्पेसिफिक एपिथेट। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो हमारे यहाँ है एक एग्जांपल, मैंगो। 2019 में इसका नाम भी आया था, नीट के एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ चुका है। ठीक है, इसका नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, अभी ये नाम कंप्लीट नहीं है, पर इसके कुछ फिक्स सेट ऑफ रूल्स है। ये देखो, दो दो तरीके, दो नाम हो गए, मैंजीफेरा हो गया, फिर क्या हो गया, इंडिका हो गया। पता है ये जो नाम लिखा है, ये इसकी स्पेलिंग सही है, उसके बावजूद ये नाम गलत लिखा गया है। क्यों गलत लिखा गया है, पहला तो जेनेरिक नेम का कैपिटल लेटर, जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल में। जेनेरिक नेम का पहला लेटर क्या है बेटा लोग, कैपिटल। इसके अलावा बाकी सारे लेटर्स क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। पर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो इंडिका में, देख पा रहे हो, ये इंडिका में ये क्या है, इंडिका में ये क्या है, ये कैपिटल में लिखा था, अब ये क्या हो गया, स्मॉल में लिखा है। जब ये स्मॉल में लिखा होता है तो बेटा लोग, जब ये स्मॉल में लिखा होता है तो सही हो जाता है। देखो, दूसरा, दो पार्ट हो गए, पहला, दूसरा, पहला लेटर जेनेरिक का क्या होगा, कैपिटल होगा, बाकी सारा लेटर क्या होगा, स्मॉल होगा। तीसरा, अब इनको अंडरलाइन करना है, इनको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अगर आप लिख रहे हो तो, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको अंडरलाइन करना है ऐसे, और इसको भी ऐसे। ठीक है, पूरी तरीके से अंडरलाइन करना है। पर देखो, स्पीसीज को अलग से अंडरलाइन कर रहे हैं, जीनस को अलग से अंडरलाइन कर रहे हैं, दोनों को साथ में अंडरलाइन नहीं करना है। दूसरा, ये जी और एफ का ये जो पार्ट नीचे आ रहा है, इसको ऐसे छोड़ना नहीं है कि ऐसा करिए सर, ये छोड़ दीजिए, नहीं तो जी और एफ दब जाएंगे। ऐसा नहीं है, पूरा अंडरलाइन कीजिए इसको विदाउट इंटरप्शन और सेपरेट। दोनों को कैसे अंडरलाइन करेंगे आप, अंडरलाइन, ध्यान रखिएगा, क्या क्या भाई, अंडरलाइन विदाउट इंटरप्शन बट सेपरेटली। कैसे बेटा लोग, सेपरेटली। तो पहले तो दो हिस्सा हो गया। दूसरा रूल क्या हो गया कि कैपिटल लेटर क्या होगा भाई, जीनस, और क्या होगा, ये बाकी सारे स्मॉल लेटर होंगे। तीसरा क्या होगा, इन दोनों को अंडरलाइन करना है, वो भी सेपरेटली। मतलब आपका नॉमेनक्लेचर लगभग लगभग क्या हो चुका है, सही हो चुका है। कुछ छोटे मोटे एक दो पॉइंट्स और बचे हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को, यहाँ सबको क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अगर लिखने की बात आई तब तो ये करते हैं, पर अगर आप कंप्यूटर में टाइप कर रहे हो तो ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर में इसको सिंपली क्या कर देते हैं हम लोग, इसको सिंपली ऐसे लिख
टाइप कर देते हैं। और कैसे होता है ये, इटैलिक्स में। इटैलिक्स में होने का मतलब देखो समझो, एक तो आप कंप्यूटर में टाइप करोगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा, दूसरा इस तरीके से। ठीक है, इसमें इसमें क्या अंतर है, ये इटैलिक्स में है। इटैलिक्स का मतलब ये तिरछा है, देख पा रहे हो, बेस से ये क्या हो गया, तिरछे पे हो गया। अब ये जो बेस से तिरछे पे हो जाता है, ऐसे ही क्या होता है, टाइप किया जाता है। अंडरलाइन अंडरलाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, तो आपका साइंटिफिक नेम या फिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इन फिक्स सेट ऑफ रूल्स को लिख लेते हैं। इन फिक्स सेट ऑफ रूल्स को लिख लेते हैं। ये लिखते हैं, पहला पहला बायोलॉजिकल नेम कंप्राइजेज कितने पार्ट, 2 पार्ट। ठीक है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा, द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ जेनेरिक नेम इज कैपिटल, रेस्ट ऑल लेटर्स आर, क्या है बेटा लोग, स्मॉल। अच्छा, कैपिटल नहीं लिखा होगा तो ब्लॉक लेटर लिखा होगा। ठीक है, तीसरा, इफ प्रिंटेड द नेम शुड बी इन, द नेम शुड बी इन इटैलिक्स। बट अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इफ रिटेन देन सेपरेटली underline each part without interruption। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा से क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिए बेटा लोग। अच्छा, हमने कहा कि ये जो आपने नाम लिखा है मैंजी फेरेंडी का, ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है, देखो, कभी भी इसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम लिखना होता है, जो भी जिसने भी इसको डिस्कवर किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप मैंजी फेरेंडी का तो लिखिए, देखिए मैंजी फेरेंडी का, देखो लिखते हैं, मैंजी फेरा इंडिका के आगे क्या लिखना है, देखो ये जो साइंटिस्ट का नेम है ना, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, बाकी इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है। अब ये साइंटिस्ट नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए। क्या है ये, साइंटिस्ट नेम इन, ध्यान रखना ये किसके फॉर्म में रहेगा, एब्रीविएटेड, मतलब फुल फॉर्म इसका नहीं लिखना है, एब्रीविएटेड फॉर्म। अब ये जो है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में कि मैंगो का नाम कौन सा करेक्ट दिया गया है चारों में। तो मैंजी फेरा इंडिका में बहुत सारे अलग अलग बदलाव करके 4 ऑप्शन दिए थे। वो क्वेश्चन बहुत जल्दी ही आपके सामने लेके आएंगे और उसको क्या कर लेना है, आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपने नोट ही कर लिया है इसको। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन में हमने बोला फिर से, क्लासिफिकेशन को हम कहाँ से सीखते हैं, टर्म एक है सिस्टमैटिक्स, जो किसमें मिला था हमको, सिस्टमैटिक्स मिला था। एक बुक में, सिस्टेमा नेचुरी बुक में सिस्टमैटिक्स का क्या किया गया है, और जिक्र किया गया है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, आइए समझते हैं। सिस्टमैटिक्स का मतलब समझो, आपको एक ऐसे कमरे में ले भेज दिया जाए जिसमें बहुत सारे बुकों का ढेर पड़ा है। उन बुकों के ढेर को आपको क्या करना है, बहुत सारे अलमीरा लगे हुए हैं और हर अलमीरा में आपको सेट करना है। उन बुकों के ढेर को आप कैसे सेट कैसे करोगे, ऐसे सेट करोगे कि जब जो बुक चाहो वो बुक वहां से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि किस बुक का क्या नाम है, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसे बुक को रखना शुरू कर देंगे। बट सिस्टमेटिक्स कैसे आएगा, सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है उन बुक को आपको अरेंज करना है ऐसे, हर बुक में को सब्जेक्ट वाइज अलग कीजिए। अब
कई तरीका है सब्जेक्ट वाइज अलग करने का। जैसे आपने पहले क्या किया, पहले सब इंग्लिश वाले को अलग कर दिया, अलग किया, फिर आपने एसएसटी वाले को अलग किया, सोशल साइंस, फिर आपने साइंस अलग किया, फिर आपने मैथमेटिक्स अलग किया, ऐसे करके। और फिर आप इंग्लिश में दो अलग अलग करते हो, एक लिटरेचर की, दूसरी लैंग्वेज या ग्रामर की। ऐसे ही सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट वाइज आप अलग कर दो, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, अलग किया। फिर आप साइंस में भी अलग कर रहे हो, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर आप मैथमेटिक्स भी अलग कर रहे हो, अलजेब्रा, ट्राइगोनोमेट्री, फिर ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग सिंपल से जानते हो ट्रिग्नोमेट्री ना, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। फिर आपने इसको अलग किया, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, बहुत सारे ऐसे पोर्शन है। फिर इसमें भी लिटरेचर में भी सबका अलग अलग, लेखक का अलग कर रहे हो, ग्रामर में भी अलग अलग, नाउन का अलग, सबका अलग, सबका अलग, इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारे पोर्शन, बायोलॉजी में भी बहुत सारे पोर्शन। अब ये देखो, कभी भी आप ऐसे नहीं कर सकते, देखो इसे स्टेप वाइज स्टेप आप क्या कर रहे हो, अलग अलग करके रख रहे हो। ये जो स्टेप वाइज स्टेप आप अलग अलग करके रख रहे हो, डिसाइड कर रहे हो किस कैटेगरी में कैसे रखना है। इसी कैटेगरी को डिसाइड करने के फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से बोले सिस्टमेटिक टर्म कहाँ से कॉइन किया गया था, तो बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। बुक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी। और साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। अच्छा, सिस्टमेटिक्स को जब आप समझेंगे तो सिस्टमेटिक्स को समझने में आपको एक चीज समझ में आएगा। सिस्टमेटिक्स में एक नया टर्म आता है, सिस्टमेटिक्स में एक नया टर्म कौन सा आता है, सिस्टमेटिक्स में एक नया टर्म आता है कॉल्ड टैक्सोनॉमी। सिस्टमेटिक्स में एक नया टर्म आता है कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक, सिस्टमेटिक्स का मतलब है अलग अलग रैंक पे सेट करना। सिस्टमेटिक्स का मतलब है आप किस कैटेगरी को कैसे सेट करोगे, और उस रैंक को सेट करने के लिए कौन हेल्प करता है, टैक्सोनॉमी। जब आप उस कैटेगरी की स्टडी करते हो, जब आप उस कैटेगरी की क्या करते हो, स्टडी करते हो, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब इसी टैक्सोनॉमी को हम लोग समझने के लिए हम लोग को अलग अलग कैटेगरीज बनानी पड़ी, और हर कैटेगरी की एक अपनी रैंक होती है। अब जैसे सिंपल से समझो ना, देखो यहाँ सिंपल से समझो यार, ग्रामर के अंदर इंग्लिश नहीं आ सकता, यहाँ ग्रामर लिख दे, यहाँ इंग्लिश लिख दे, चलेगा? करके देख लो आप, बोलो चलो लिखते हैं। इंग्लिश की जगह क्या लिख देना है बेटा लोग, यहाँ ग्रामर लिख दो, यहाँ पे लिख दो इंग्लिश, चलेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है, ये सही ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही सब चीज़ों को अपने अपने तरीके से डिसाइड किया गया है। ऐसी सब चीज़ों को क्या किया गया है, अपने अपने तरीके से डिसाइड किया गया है। कौन सी रैंक पे किसके अंडर में क्या आना है, वो चीज़ें सबको अपने अपने तरीके से पता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? तो भाई टैक्सोनॉमी में भी ऐसे ही करते हैं, हम रैंक बनाते हैं कि किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा, किसके बाद क्या आएगा। इसी रैंक को जब हम डिसाइड करते हैं तो हमारी एक पूरी की पूरी तैयार होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। अब ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की तैयार होती है, इसमें कुल मिला के कितने रैंक बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बट टोटली फिलहाल हमारे पास कितने रैंक हैं, 8। अभी हमारे पास कितने रैंक है बेटा लोग, 8। ठीक है, ये नया आया है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो कौन कौन सा हो गया बेटा लोग, चलिए आइए समझते हैं। पहला है जिसको सबसे बेसिक बेसिक रैंक है वो है स्पीसीज। ठीक है, और सबसे ब्रॉड रैंक है वो है डोमेन। डोमेन के अंदर आता है किंगडम, और किंगडम के अंदर फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। मतलब सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी होती है, स्पीसीज, और सबसे बड़ा कैटेगरी कौन सी है, डोमेन। अगर आपसे पूछा जाएगा असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, तो आप कैसे लिखोगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की में सबसे पहले लिखोगे आप स्पीसीज, फिर स्पीसीज से आगे बढ़ते चले जाओगे जैसे इसके ऊपर लिखा है, स्पीसीज के बाद जीनस, फैमिली,
ऑर्डर, क्लास, फाइलम। प्लांट के लिए देखो ये टर्म डिवीजन यूज होता है, तो फाइलम और डिवीजन। फिर क्या है, किंगडम, और सबसे लास्ट में क्या है, डोमेन। हमारे पास फिलहाल 3 डोमेन है, और 3 डोमेन, 3 डोमेन के अंदर 5 अलग अलग किंगडम आते हैं। ठीक है, अब वो 5 अलग अलग किंगडम फिलहाल 6 किंगडम में बदल चुके हैं। ये चीज़ें डिस्कस होंगी जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तब। तो ये जो आप लिख रहे हो, ये जो अभी हमने लिखा, ये है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ, सुनो, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया? भाई देखो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन 2022 में एक बार आ चुका है। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएगा तो ठीक उल्टा, तो डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। बहुत बच्चों को ये याद नहीं हो पाता है, तो सिंपल सा तरीका है याद करने का। ठीक है, डी के पीसीओ फंगस, कैसे याद करते हैं, डी के पीसीओ फंगस। ठीक है, डी से डोमेन, के से किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ऐसे ही इसको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वो बच्चों, आज तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी, जो भी क्लास किया, जो भी चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है, जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा, समझ में आने के बावजूद बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाएंगी, याद नहीं रह जाएंगी। उसका भी तरीका होता है कि याद रखेंगे। सिंपल तरीका क्या है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका नोट्स प्रॉपर बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाने के बाद उसका रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद जो भी चीज़ें आपसे शेयर की जा रही हैं, जो भी आपसे डीपीपी वगैरह शेयर किया जा रहा है, क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, वो क्वेश्चन करना मत भूलें। इतना सब करने के बाद आप एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जिसमें आपको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ध्यान रखें, एक एक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट ले आता रहेगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। एक है तो ओके। फिर शुरू हो गया क्या सर?